देखिए आज का टॉपिक है छड़ चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। और सेम आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहां छड़ चुंबक की बजाय वहां पर था एक विद्युत ध्रुव। विद्युत ध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर था विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य और फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड है, तो दोनों चीजों को एक साथ लेकर के चलेंगे। तो हमने मान लिया भाई कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात जब भी आए तो आप बराबर दूरी पर और समांतर लाइनों से उसको प्रदर्शित कर सकते हो। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और मान लीजिए इसके साथ में थीटा कोण पर, हालांकि अगर इसमें फिगर न बनाए तो भी काम चलेगा, थीटा कोण बनाते हुए कोई चुंबक रखी हुई है, उसका ये साउथ पोल है और ये वाला पोल उसका नॉर्थ पोल है। ठीक है। लेकिन एक टॉपिक आप पहले ही पढ़ चुके हो कि अगर कोई चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव भी बोलते हो, अगर कोई छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखिए तो उस पर एक बल आघूर्ण लगने लग जाता है। इस बात को आप पहले पढ़ चुके हो। इसका मतलब इस पर लगने वाले बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण हो गया इस पे बल आघूर्ण टॉ इक्वल टू, वहां पर होता था, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूले की बात करते थे तो टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और यहां पी की जगह आ जाता है एम, तो एम और ई की जगह बी, एम बी साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। अब हम इसे रोटेट कराने में वर्क निकालना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जैसे जैसे रोटेट करेगा, देखिए मैं वर्कजन के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर बता रहा हूं आपको, क्योंकि वर्कजन वाला कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। अगर बात आप मैकेनिक्स में कर रहे हो तो मैकेनिक्स में वर्कजन का W इक्वल टू फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो F डॉट S। और अगर उसी डायरेक्शन में है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में तो थीटा 0 हो जाता है, इसलिए आप उसको लिख देते हो F S सेम डायरेक्शन के लिए। वैसे तो F S cos थीटा लिखोगे पहले, लेकिन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है सेम डायरेक्शन में, तो W इक्वल टू आ जाता है आपका F इनटू S। सही है ना। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाना है आपको, ये तब लगाना है जब F नियत हो। F अगर कांस्टेंट है तब आप इसको यूज करते हो, और अगर F कांस्टेंट नहीं होता है, F वेरिएबल होता है, तो फिर हमें एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्जन निकालना पड़ता है, और मान लो वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो फिर आएगा F dx और उसका हो जाएगा इंटीग्रल, ये W इक्वल टू इससे निकल करके आएगा, और लिमिट लग जाएंगे आपकी S1 से S2। मान लो यहां से यहां तक हो सकता है हमने वहां पे X लिया हो S की जगह, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई। तो ये तो लीनियर मैकेनिक्स की बात की जा रही है, लीनियर मोशन की बात की जा रही है। अगर रोटेशनल मोशन में आ जाए तो रोटेशनल मोशन में पहली बात तो फोर्स की जगह पे आता है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टॉ इनटू थीटा, तो W इक्वल टू टॉ इनटू थीटा। ये रोटेशनल में वर्क डन का फॉर्मूला है। देखिए कंपैरिजन करके जब चलोगे तो कभी भूलोगे नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि लीनियर में जो काम फोर्स करता है, रोटेशनल में वही काम टॉर्क करता है। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट S होता है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं वो थीटा होता है, अपने आप फॉर्मूला बन गया। अब ये तो तब है जब यहां टॉर्क कांस्टेंट है, नियत है। लेकिन अगर टॉर्क भी वेरिएबल है, टॉर्क भी आपका समय के साथ वेरी कर रहा है, तो फिर उस केस में ये भी होगा टॉ इनटू डी थीटा। एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे और फिर उसका इंटीग्रल कर देंगे θ1 से θ2, और तब जाकर के आपका टोटल वर्क डन निकल करके आएगा। तो ये चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए, सारी चीजें, जब वर्क डन की आप बात करते हो। अब भाई लौट करके अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इतना उस पर बल आघूर्ण लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, और तुम्हें वर्क डन निकालना है। लेकिन टॉर्क को देखते ही पता चल रहा है कि ये टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और जब आप उसको रोटेट करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, बदलेगी, और थीटा बदलेगा तो टॉर्क बदलेगा। इसका मतलब टॉर्क आपका वेरिएबल हो गया, परिवर्ती हो गया। यहां पे हमारा टॉर्क परिवर्ती हो गया, इसलिए सीधे सीधे इस फॉर्मूले से वर्क डन नहीं निकाल सकते, बल्कि हमें एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा,
फिर विद लिमिट उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल, या डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को लगा दो। बात समझ आ गई कि नहीं? तो जब आपका ये क्लियर हो गया कि हमारा जो टॉर्क है वो परिवर्ती है, तो तुरंत फिर आप वर्जन बता दोगे। लेकिन वर्जन में भी कहां ले रहे हैं हम, θ1 से θ2 तक अगर उसको रोटेट कराते तो जो वर्जन आ रहा है, तो W इंटीग्रल θ1 से θ2 और टॉ dθ। टॉ की वैल्यू लगा लो इक्वेशन फर्स्ट से, θ1 θ2 और ये हो गया mb sin θ dθ। m और b कांस्टेंट है, बाहर आ गए। आपका इंटीग्रल के अंदर बचेगा, चलिए एक बार लिख ही देते हैं, θ1 θ2 और ये sin θ इंटू dθ। अब sin θ के इंटीग्रल की बात की जाए, sin θ का इंटीग्रल क्या होता है भाई, माइनस का cos θ। थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं उसमें प्लस में ही ले लेते हैं, डिफरेंशियल का हिसाब लगाकर, ठीक है। तो यहां से वर्जन W आ जाएगा, m भी अपनी जगह पर है और इंटीग्रल sin θ का हो जाएगा माइनस का cos θ और लिमिट लग गई θ1 और ये θ2। माइनस को चाहो तो उससे बाहर निकाल दो लिमिट से, तो ये हो गया माइनस के mb। पहले अपर लिमिट वो भी θ की जगह पे, तो cos θ2 माइनस लोअर लिमिट θ1। चाहो तो माइनस को भी अंदर कर दो, तो माइनस को अंदर करोगे तो mb और cos ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो प्लस वाले को पहले लिख देता हूं और माइनस वाले को बाद में लिख देता हूं। W निकल करके आ गया mb cos θ1 माइनस cos। तो जो वर्गडन वाली बात आ रही थी, किया गया कार्य की अगर बात आ रही थी, तो वो आपका सॉल्व होकर के आ गया। और यही चीज अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते थे तो वो हो जाता था mb की जगह pb cos θ1 माइनस cos θ2। अभी मान लो कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि एक क्षण चुंबक है, उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, उसको चुंबकीय क्षेत्र, इतने चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री से 150 डिग्री या कोई भी एंगल दे दिया जाए जिसकी वैल्यू आपको दे दी जाएगी। 30 डिग्री से मान लो 90 डिग्री तक घुमाने में वर्गडन निकालिए, तो आप इजीली सॉल्व कर दो, सही है। या 30 डिग्री से या 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमाने में कार्य निकालिए, आप वैल्यू लगाओगे, सॉल्व कर दोगे। और इसी तरीके का क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पूछा जा सकता है, वहां केवल mb की जगह पे क्या आ जाएगा, pb आ जाएगा। अब बात किसकी आती है, स्थितिज ऊर्जा की। यानी क्षण चुंबक अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है तो वहां उसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में कैसे आप निकाल के चलेंगे। स्थितिज ऊर्जा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात आती है, अब तक आप कई बार पढ़ चुके, आपने 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, फिर आपने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली इलेक्ट्रिक डायपोल की। सब में हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, हमें एक ऐसा बिंदु लेना पड़ता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता हो। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं 11th की, तो वहां अनंत को लेती थी कि कोई वस्तु अनंत पे रखी और अनंत से हम उसको लेकर के आ रहे हैं तो जो कार्य किया जाएगा, चूंकि अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते थे, जीरो। लेकिन यहां अनंत तो ले नहीं सकते, क्योंकि यहां तो वस्तु केवल क्या की जा रही है, घुमाई जा रही है। अब घुमाने में अनंत तो आ नहीं सकता, यहां घुमाने में तो एंगल आएगा, घुमाने में तो कोण आएगा। अब कोण आपका 0 से लेके 360 तक ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एंगल भी वही इसी तरीके का होना चाहिए जिस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाए। और वास्तव में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। भाई जो घुमाने में हम काम करते हैं, घुमाने में जो कार्य किया जाता है, वो कार्य उसमें एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, मान लीजिए कोई ये जमीन पर पड़ी है और जमीन से उठा करके h हाइट तक ले आए, तो h हाइट तक लाने में जो वर्क हुआ वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो गया, जिसे आप mgh कहते थे। ऐसे ही अब घुमाने में जो वर्क, और वो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस पे। इसका मतलब डेफिनेटली जो वर्क डन है वो कॉस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें एक ऐसा एंगल लेना होगा जिस पर वैल्यू 0 हो जाए। यानी कॉस 0 कहां होता है, तो हम 90 डिग्री ले लेंगे। यानी उस रेफरेंस पॉइंट को हम 90 डिग्री ले लेंगे कि हम 90 डिग्री से लेकर के जा रहे हैं और थीटा तक उसको रोटेट करा रहे हैं। जैसे वहां कहते थे अनंत से इस बिंदु तक लाने में, अब कहते हैं 90 डिग्री से इस एंगल तक लाने में। तो θ1 को हम रेफरेंस पॉइंट के लिए और पोटेंशियल एनर्जी के लिए, अब आप θ1 को क्या ले लोगे, उसमें 90 डिग्री। तो ये पॉइंट है थोड़ा सा ध्यान रखने वाला, और यही काम आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया है।
तो स्थितिज ऊर्जा के लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए आपने उस रेफरेंस पॉइंट को यानी θ1 को 90 डिग्री ले लिया। 90 डिग्री क्यों लिया वो आप समझ गए, क्योंकि cos 90 की ही वैल्यू 0 होती है, हमें उसको ही लेना था जहां 0 हो जाए। और θ2 को एंड θ2 इज इक्वल टू θ, क्योंकि जब एक ही θ बच रहा है तब तो उसको θ मान लीजिए, फिर 2 नाम देने से क्या चक्कर है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb cos 90 माइनस cos θ। cos 90 की वैल्यू 0, तो माइनस का mb cos θ, ये वर्क डन आ गया। और इस वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, इसलिए ये हो गया U, चाहो तो B लिख देना। B का मतलब है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित होती तो U E लिख देते, और खाली U लिखोगे तब भी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो UB इक्वल टू हो गया माइनस के mb cos θ। आप चाहो तो चेक करके देख लो 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री लगाओगे तो UB कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा वहां पे निकल कर। सही है ना। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई। आप चाहे तो इसको और ऐसे लिख दो, UB इक्वल टू माइनस के m डॉट b, क्योंकि U mb cos θ को क्या लिखा जा सकता है, m डॉट b भाई a डॉट b इक्वल टू ab cos θ। अब कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन पहली, जब आप लेके चल रहे हैं θ इक्वल टू 0 डिग्री, θ जब 0 डिग्री लोगे आप तो UB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, UB इक्वल टू माइनस के mb cos 0, और cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1। इसका मतलब UB इक्वल टू माइनस के mb। और अगर आप θ इक्वल टू 180 डिग्री लोगे तो UB इक्वल टू, अब देखिए cos 180 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। -1 का मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का mb। इस केस में आपको दिख रहा है कि ये तो न्यूनतम है, न्यूनतम, और ये तुम्हें दिख रहा है ये अधिकतम है, अधिकतम। तो दोनों कंडीशन आप समझ गए। ये कंडीशन मैंने क्यों और समझाई है, क्योंकि 0 डिग्री पर आप कहते हो स्थायी संतुलन। इसका मतलब 0 डिग्री वाली कंडीशन ये स्थायी संतुलन वाली बात है, स्थायी संतुलन। कल भी आपने टॉप में भी इस चीज को समझा था। और 180 डिग्री पे होता है अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन। तो यहां से एक चीज और तुम्हारी समझ में आई कि जहां संतुलन स्थायी होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम होती है, देखिए, और जहां संतुलन अस्थायी होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होती है। तो ये चीज भी तुम्हारी कभी कभी एक नंबर पर ऐसे ही पूछ ले कि स्थायी संतुलन की स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी होती है नंबर 1 अधिकतम, न्यूनतम या 0 या और कुछ कहने लग जाए तो आपको ध्यान रखना वो क्या होती है, न्यूनतम, और अस्थायी की जगह पे अधिकतम। क्लियर। बाकी 90 डिग्री पे निकालोगे तो 90 डिग्री पे तो 0 आ जाएगी, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। तो इस तरीके से अब आपने ये समझ लिया कि भाई क्षण चुंबक का को घुमाने में कार्य कितना होता है और उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है।